हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 द कोमेट सेकेंड। लास्ट चैप्टर जो हमारा था चैप्टर 9 वह था कोमेट 1, जिसका फर्दर पार्ट हमें इस 10 चैप्टर में दिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि उस कमेट के साथ क्या हुआ जिसको दत्तादान ने डिस्कवर किया था। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डेलिब्रेशन एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रिजेंट स्ट्रीट। जब उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तब किसकी, सर जॉन, जेम्स और बाकी सारे जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, एक्सपर्ट थे, उन सब की जब मीटिंग ख़त्म हुई तब सर जॉन जो है उन्होंने जेम्स को उनकी होटल जो है रिजेंट स्ट्रीट वहाँ पर ले जा करके छोड़ा। इट वाज 1 AM, यानी उस समय लगभग रात की 1 बज रही थी। देयर वाज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट बट व्हेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो अ स्टार स्टडिंग नाइट स्काई ग्रीटेड हिम। और हार्डली ही उस स्ट्रीट में कोई लोग थे, यानी कह सकते हैं कि वो स्ट्रीट जो थी बिल्कुल सुनसान थी। और जब जेम्स होटल पहुंचे तो सर जॉन जो थे उनको छोड़ करके वहाँ चले गए। और जेम्स ने जब अपनी होटल में रूम में जा करके अपना विंडो ओपन करके देखा तो आसमान में चारों तरफ स्टार ही स्टार दिखाई दे रहे थे। और जेम्स को ऐसा लग रहा था कि वो सारे स्टार जो है उनको झुक करके और सलाम कर रहे हैं। Somewhere amongst these stars was comet दत्ता heading for a collision with the earth। और जेम्स यह देख करके सोचता है कि इन स्टार्स के बीच में ही हमारा कमेट दत्ता जो है, जो कि अर्थ से टकराने वाला है, उन्हें दिखाई दे रहा है। और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह अब अर्थ के पास आने ही वाला है कोलाइड करने के लिए। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द काल्मिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। अब वह यह सोचने लगे कि इतनी शांत वाली रात में ये सब कुछ सोचना कि कुछ कैलेमिटी आने वाली, कुछ डिजास्टर होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये शांत रात थी और कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट। कुछ समय के लिए तो जेम्स को ऐसा लगने लग जाता और वो चिंता करने लग जाते हैं कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की है कि अर्थ के साथ ये जो कोलाइड होने वाला है ये कहीं गलत तो नहीं है। ऐसा उनके मन में कुछ समय के लिए विचार आ जाता है जब वो पीसफुल नाइट को देखते हैं। वॉट एवर डाउट जेम्स में हैव हैड about Sir John efficiency were quickly displaced when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there। जेम्स के मन में हमेशा से इस बात का डाउट था कि सर जॉन जो है वह कह रहे हैं कि वह बड़े बड़े साइंटिस्ट को ऑल ओवर द जो वर्ल्ड है उनमें से सबको बुलाएंगे। तो उनके मन में ये डाउट था कि ये सारे लोग क्या यहाँ पर आ पाएंगे। वो जो डाउट था उनका अब वो ख़त्म हो गया है और सर जॉन की एफिशिएंसी उन्हें बहुत ही जल्दी पता चल गई जब वह कॉन्फ्रेंस में पहुँचे तब। क्योंकि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जाकर के देखा कि बड़े बड़े एक्सपर्ट जिनकी लिस्ट सर जॉन ने बनाई थी कि इन लोगों को हम कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, वो सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी आ चुके थे। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर, यानी वो सब लोग ऑलरेडी वहाँ पर आकर के बैठे थे। एंड एज सर जॉन स्पेशल इन्वाइटी प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्त। और सर जॉन के स्पेशल इन्वाइटी जो थे, जिन्होंने सर जॉन ने जिनको इन्वाइट किया वो थे मनोज दत्ता, जिन्होंने इस कॉमेट की डिस्कवरी की थी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। The conference was lasted 1 week and went on under total cover of secrecy। यह जो कॉन्फ्रेंस थी लगभग 1 वीक तक चली और ये कॉन्फ्रेंस जो चली 1 हफ्ते तक बिल्कुल सीक्रेसी के साथ चली, यानी उन लोगों के अलावा किसी और बाहर वाले को कुछ पता नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है। फर्स्ट द एक्सपर्ट चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्सिथ कैलकुलेशन विद द लास्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। फर्स्ट तो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने चेक किया और फिर वापस रीचेक किया कि डॉक्टर फोर्सिस ने जो कैलकुलेशन की है कॉमेट दत्ता के ऊपर, और अभी जो कॉमेट दत्ता के ऑब्जर्वेशन है, यानी अभी कॉमेट दत्ता के बारे में क्या चीज़ पता चल रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन करके और उसके साथ में इन सारी चीज़ को मैच करके देखने की कोशिश की। ही वॉज राइट, देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्ट बाय हिम। तो एक्सपर्ट का कहना था कि जेम्स जो है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने जो प्रेडिकेट किया है कि जो कॉमेट है वह हमारे अर्थ पर कोलिजन होगा, उससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। लेकिन बस बिल्कुल छोटा सा, यानी बहुत ही कम चांस है कि किसी कारण से वो कॉमेट जो है हमारे अर्थ से ना टकराए, या फिर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है उससे बाहर निकल जाए, या फिर ग्रेज कर दे और नॉन कोलाइड हो जाए, बिना टकराए हुए निकल जाए। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ
लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। तो ऐसी कंडीशन में हमारी लोगों को जो नुकसान होने वाला था या हमारी प्रॉपर्टी को जो नुकसान होने वाला था वह नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत ही कम होगा। बट दिस स्लाइट रेस्पाइट वाज हार्डली रीएश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ थी कि हम ऐसा समझ के छोड़ दें कि ऐसा नहीं होगा, तो ये सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। हमें इसके ऊपर कोई एक्शन तो लेना ही होगा। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वाज नीडेड, और जब ये डिसाइड हुआ कि कुछ एक्शन तो हमें लेने की आवश्यकता है, वोट फ्रॉम शुड इट टेक, तो हमें कौन से एक्शन लेने चाहिए ये सवाल आ गया। द एक्सपर्ट डिसमिस डिफेंसिव मेजर लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स। तो एक्सपर्ट जो थे उन्होंने डिसमिस कर दिया, मना कर दिया कि डिफेंसिव मेजर जो है जैसे कि हम अंडरग्राउंड बंकर्स बना करके रहेंगे, उनके लिए उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। नहीं, ये चीज़ हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, यह एक प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन नहीं है। सो द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हमें ऐसे एक्शन लेनी है जिससे हमारे बचने का चांस जो है वह 100% हो। कोमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। और उनका यह कहना था कि हम एक ही रास्ते से कोमेट दत्ता को अर्थ पर कोलाइड होने से रोक सकते हैं। उसका रास्ता ये है कि हमें कमेट को ही पुश करना होगा किसी तरह से, ताकि उसका जो डायरेक्शन है, उसका पाथ जो है वह बदल जाए, जिससे कि वो अर्थ के सामने ना आ पाए। द एक्सपर्ट कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मेमोथ टास्क। तो एक्सपर्ट का कहना यह था कि उन्होंने जो सारा कैलकुलेशन किया, जो डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर हमारे पास अवेलेबल है, उनका बल्क जितनी भी क्वांटिटी में अवेलेबल है वह हमें चाहिए होगा। वो सारा का सारा न्यूक्लियर पावर ही कॉमेट के पाथ को चेंज कर सकता है। अ गिग्नेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस्ड, सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम्ड कुड डू द ट्रिक्स। हमें एक गिग्नेटिक न्यूक्लियर को सुटेबली प्लेस्ड करना पड़ेगा, सुटेबली डायरेक्टेड करना होगा और सुटेबली टाइम करना होगा। यानी हमें उसे परफेक्ट टाइम में, परफेक्ट डायरेक्शन में, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिल्कुल सही टाइम पर ये चीज़ जो है कॉमेट पर लगती है तो अदरवाइज़ हमारे सारे न्यूक्लियर जो पावर जो है वह सारा वेस्ट हो सकता है। इसीलिए हमें उसके लिए सूटेबल प्लेस, सूटेबल डायरेक्शन और सूटेबल टाइम ज़रूरत होगी। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप। और वो कहते हैं कि यह सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है कि हमें जो न्यूक्लियर पेलोड को, यानी वो इक्विपमेंट जिसमें कि सारा न्यूक्लियर पावर भरा हुआ है, उसे स्पेसशिप में रखना होगा और उसके बाद में सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। और हमें उस इंटरसेप्ट को स्पेसशिप करना पड़ेगा उस कॉमेट तक पहुंचाने के लिए, और हमें उस स्पेसशिप को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा उस कॉमेट तक पहुंचाने के लिए, और उसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी हमें रिमोट कंट्रोल से। सक्सेस और फेलर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। और इससे हमें कितनी सक्सेस मिलेगी या फिर कितना वो फेल होगा, इसकी भी सीक्रेसी जो थी वह प्रिजर्व करके रखी गई थी। फाइनली अ टाइम टेबल वाज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वाज कोड नेम प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। फाइनली एक टाइम टेबल बनाया गया था ऑपरेशन के लिए, जिसको कोड दिया गया या फिर नाम रखा गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज, यानी इसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर October 10 dispatched the spacecraft with the payload useless unless by then the comet is already destroyed by the natural causes or has changed its path due to unforeseen reason। इम्पोर्टेंट डेट जो थी वह इस तरह से थी, स्पेसक्राफ्ट को October 10 को डिस्पैच किया जाएगा उस पेलोड के साथ जिसमें कि न्यूक्लियर पावर भरा हुआ है, और अगर तब तक के लिए कॉमेट जो है वह ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड अगर हो जाता है तो, या उसने अपनी पाथ को चेंज कर दी हो तो ठीक है, अनफोर्सिन रीज़न के कारण, यानी जो रीज़न हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके वजह से। और अगर वो अपना पाथ चेंज नहीं करता है तो हम अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे। November 15 रेंजिवोस विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। November 15 को हमें रेंजिवोस करना है कॉमेट के साथ में, यानी हमें उस जगह पर मिलना चाहिए जहाँ पर कॉमेट और ये मिलेगा, जहाँ पर डिटोनेशन जो है वो एक्सपोर्ट होने वाला होगा। अगर वो एक्सपोर्ट होगा तो कॉमेट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। December 15 if the experiment failed, this was the day the comet
वुड हीट द अर्थ। और दिसंबर 15 ऐसा दिन होगा अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट जो किया है अगर ये फेल हो गया तो उस दिन ये कॉमेट जो है अर्थ से हीट हो जाएगा, टकरा जाएगा। इफ़ इट सक्सीडेड दिस वाज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। और अगर ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये कॉमेट जो है यहाँ से पास से अर्थ के गुजर जाएगा थोड़ा डिस्टेंस के साथ और हमारी अर्थ जो है वह बच जाएगी। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वाज। और हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड है कि वो जो कॉमेट है वो कितना ज़्यादा मैसिव है, यानी कितना ज़्यादा खतरनाक है। Nobody could estimate. Everybody hoped that it was not very massive. कोई भी उसका एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा है कि कॉमेट जो है वह कितना बड़ा है या फिर कितना मैसिव है, और हर कोई ये सोच रहा है कि वह कॉमेट जो है ज़्यादा मैसिव ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सीड? तुम्हें क्या लगता है कि हम सक्सेस हो पाएंगे? दत्ता दा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर दिस ओपिनियन। दत्ता दा जो है यहाँ पर सर जॉन मैकफर्सन है उनसे उनकी राय मांगते हैं। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। और वो जो 2 वीक की मीटिंग चली थी उस समय उन दोनों के बीच में एक अलग ही एफिनिटी रेडी हो गई थी। तो दत्ता दा मिस्टर जॉन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो प्लान है इसमें हम सक्सेस हो पाएंगे? मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15। तो यहाँ पर सर जॉन कहते हैं कि मिस्टर दत्ता मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, यानी मेरे दिल से जो मेरे को आंसर आ रहा है वो आपको मैं यहाँ पर दूंगा कि मैं दिसंबर का जो फेस्टिवल है क्रिसमस उसके लिए मैं कोई भी प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा टिल दिसंबर 15 यानी 15 दिसंबर तक। दत्ता टॉट द ब्रिटिश Essels for 2 weeks after the conference and he had a pleasant time visiting observations and exchanging views with amateur as well as professional astronomers। कॉन्फ्रेंस के बाद में दत्ता दा ने ब्रिटिश में जो भी जगह थी वहाँ पर उन्होंने जाकर के विजिट किया और प्लीजेंट टाइम वहाँ पर स्पेंड किया और उन्होंने अपने जो व्यू थे उनको भी ऑब्जर्वेशन किया, उनका भी अमेच्योर और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर के साथ में। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and the usual hangers-on, loaded with garlands and bombarded by questions from the press. The somehow made his way to the waiting car। जब वो रिटर्न आए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्राउड जो था फ्रेंड्स का, सोशल लीडर्स का, स्टूडेंट का और अनयूजुअल हैंगर्स लीडर जो थे उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने को मिला। कोई उन्हें गार्लैंड्स पहना रहा था, यानी उनके गले में मालाएं डाल रहे थे और बहुत से लोग उनके सामने क्वेश्चन रख रहे थे, यानी क्वेश्चन की उनके ऊपर तोपें चलने लग गई थी। वहाँ पर प्रेस वाले लोग भी थे जो कि सवाल पूछने के लिए रेडी थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो और ये जो आपने कॉमेट देखी है इसकी वजह से क्या होने वाला है। और वो किसी तरह से इस क्राउड से बचकर और अपनी कार तक जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो इन सारे लोगों को कोई भी जवाब नहीं देना चाहते थे क्योंकि पहले ही बताया था कि ये जो मीटिंग चल रही है ये एक सीक्रेसी वाली मीटिंग थी, यानी यहाँ पर जो भी बातें हुई थी उनको सीक्रेट रखनी थी। और वो किसी तरह से अपना रास्ता ढूंढ करके अपनी कार तक पहुँच गए जो कि उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।